आज हम फंक्शन शुरू करने वाले हैं। फंक्शंस की पहली हल्की सी इंट्रोडक्शन दी हुई है मैंने, बट आज शुरुआत से बेसिक से शुरू करते हैं। फंक्शंस बेसिकली, अगर आपका कोड है जिसको आप रिपीट करना चाहते हो, राइट, ठीक है। तो फंक्शंस क्या करते हैं बेसिकली कि अगर आप चाहते हो कि कोई कोड लिख कर मैं एक बार लिख लूँ और फिर बाद में मैं अपने पूरे कोड में उसको वापस मुझे उसी एक पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ कोड्स को मुझे बार बार यूज करना है, तो मैं फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा वैसे बोलूँ तो ज़्यादातर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको पूरा कोड लिखा होता है, ठीक है, स्टेटमेंट सारी लिखी होती हैं, ठीक है। फिर ये आप चाहते हो तो इसको एक नाम दोगे आप, और फिर उस नाम की मदद से आप बेसिकली पूरा बार बार वही लाइन्स ऑफ कोड दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस नाम से आप यूज़ कर सकते हो उसी फंक्शन को बार बार। ठीक है, बेसिक ये फंक्शनैलिटी होती है। तो फंक्शन, तो ये तो थोड़ा वर्किंग हो गया, आगे देखेंगे एग्जैक्ट क्या होता है सिंटैक्स। थोड़े कुछ किन चीज़ों से डील करना होता है जरा वो देख लेते हैं हम फटाफट फंक्शन में। तो फंक्शंस एक चीज प्रोवाइड करता है जिन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं। पैरामीटर्स बोल लो या वेरिएबल्स बोल लो, ठीक है। मतलब फंक्शन की बॉडी के अंदर आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो, पैरामीटर्स कुछ डिफाइन कर सकते हो जो कि इस फंक्शन के लोकल रहते हैं बेसिकली, मतलब इसी ब्रैकेट्स के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं और उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक जनरल वेरिएबल्स जैसे आप नॉर्मल आइडेंटिफायर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और फिर बात आती है फंक्शन इन्वोकेशन की टाइम, मतलब जब ये मतलब मैंने फंक्शन बना दिया तो उसके बाद जब मैं बाद में जब कॉल करूंगा इस फंक्शन को यूज करूंगा तो वो उसको बोलते हैं फंक्शन इन्वोकेशन, ठीक है। जब हम इन्वोक कर रहे हैं फंक्शन को, तो फंक्शन इन्वोक करते समय भी आपके पास ऑप्शन होता है अ, उसको वेरिएबल्स प्रोवाइड करने का, या जिससे उस टाइम हमें आर्गुमेंट्स बोल देते हैं। आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करने का मतलब कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करने का, जो वैल्यूज बाद में पैरामीटर्स की वैल्यूज बन जाती है अंदर जाके, ठीक है। उन्हें आर्गुमेंट्स बोलते हैं। और फिर ज़्यादातर ये होता है कि जो वो वैल्यूज आती हैं पैरामीटर्स फिर कुछ कैलकुलेट करती हैं और एक वैल्यू कैलकुलेट होती है जिसे बोलते हैं रिटर्न वैल्यू, ठीक है। और ये जो रिटर्न वैल्यू है जो फंक्शन बाद में रिटर्न करता है एज सॉर्ट ऑफ आंसर, जो ठीक है आता है आपका। तो ये रिटर्न वैल्यू हमारी पूरी की पूरी फंक्शन की वैल्यू, मतलब उस इन्वोकेशन जहाँ पे भी करते हैं हम वहाँ पे रिटर्न वैल्यू उसका मतलब आंसर बन जाता है। उस स्टेटमेंट का रिटर्न वो जो वैल्यू बन के निकल के आती है वो वैल्यू बन जाती है, ठीक है। एक लास्ट और चीज क्या ध्यान में रखनी है आपको फंक्शंस में, ये थोड़ा नया हो सकता है, बाकी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा पहले एक बार भी नहीं पढ़ा तो सब कुछ नया होगा, बट अभी एग्जांपल से समझाऊंगा सब कुछ समझ आ जाएगा। तो एक और चीज होती है इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जो हम इन्वोक कर रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, मतलब सेम ही फंक्शन है, उसको डिफाइन सेम ही किया हुआ है, बट उसका इन्वोकिंग कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब कहाँ पे उसको मैं इन्वोक कर रहा हूँ, राइट। कभी कभार एक मतलब फॉर एग्जांपल एक फंक्शन को मैं इन्वोक ओपनली कर रहा हूँ, मतलब बाहर ही अपने कोड में, या फिर एक फंक्शन को मैं किसी और फंक्शन के अंदर या मेथड एक ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से इन्वोक कर रहा हूँ, तो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इसे इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट बोल देते हैं या फिर बोल देते हैं दिस वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू। अभी जो दिस एक कीवर्ड होता है, ठीक है, एक कीवर्ड है ये जिसकी वैल्यू इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है, और फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका भी यूज करना हम सीख लेंगे आगे। बट ये बस इन चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना है हर एक फंक्शन के में, भाई ये चार चीज़ें कौन सी हैं और मतलब कि इन सब की क्या वैल्यूज है क्या है, ठीक है। अलग अलग टाइप के फंक्शंस के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस, तो मेन तीन वेज होते हैं फंक्शन करने के, फंक्शन डिक्लेयर करने के, फंक्शन को डिफाइन करने के तीन तीन वेज होते हैं। तीन वेज है जावास्क्रिप्ट के पास, सबसे मोस्ट कॉमन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशंस, फंक्शन एक्सप्रेशंस एंड एरो फंक्शन, ठीक है, एंड एरो फंक्शन। तो जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ मैं, अब मेरा जो
सिंटैक्स होगा फंक्शंस का वो और कॉम्पैक्ट होता रहेगा, मतलब और सिंपल और शॉर्ट शॉर्ट होता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की, जो कि नॉर्मल मेरी जैसे मैं वेरिएबल्स आइडेंटिफाई डिक्लेयर करता हूँ सेम वही होता है। तो मेन इसका वो होता है फंक्शन कीवर्ड इन्वॉल्व इसमें। फंक्शन कीवर्ड बेसिकली डिक्लेयर करने से पहले आपको एक फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सिंटैक्स इसका ये होता है, फंक्शन आपने कीवर्ड डाला तो उसके बाद मैं फंक्शन का नेम दूंगा। फॉर एग्जांपल ही दे देता हूँ या फिर सम फंक्शन बना देता हूँ, ऐड टू, ये ऐसा हो पहले, ठीक है। तो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया ऐड टू, भाई ये दो आपके दी हुई चीजों को ऐड करके उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, राइट। ठीक है। तो अब ठीक है, फंक्शन ऐड टू, राइट। अभी ये ब्रैकेट का क्या करना है ये देखते हैं, उससे पहले बॉडी लिख लेते हैं हम फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर किया कि फंक्शन लिखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मैं उसका नाम दिया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर मैं फंक्शन जो काम कर रहा है वो करूंगा यहाँ पे, राइट। अब क्या बोला था कि मैंने फंक्शन क्या काम करना चाह रहा है कि दो वैल्यूज को जोड़ रहा है, राइट। तो उन दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट हमें मतलब ऐड करना, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दो वेरिएबल्स उठा लेता हूँ, उन दोनों वैल्यूज को उसमें डाल देता हूँ। तो लेट ए एंड लेट बी, राइट। सपोज कर ली दो वैल्यूज, तो फिर मैं उसके बाद लेट सी करके या तो ये कर सकता हूँ कि लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का सम को सी के अंदर स्टोर कर लिया मैंने, और फिर रिटर्न, बस रिटर्न स्टेटमेंट जो आपको आंसर प्रोवाइड करना है वो होता है रिटर्न। तो रिटर्न इज इक्वल टू सी कर दिया मैंने, रिटर्न सी मतलब इज इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिटर्न सी लिखना। तो उसके ऊपर जाएगा कि रिटर्न सी मतलब रिटर्न करना है, तो मतलब ये उसका आंसर आ जाएगा। तो ये होगी मेरी, तो रिटर्न वैल्यू इसमें क्या हुई सी, राइट। पैरामीटर्स हो गए मेरे ए बी सी, और नाम हो गया फंक्शन का ऐड टू। ठीक है, तो ये अब मैं डिफाइन किया है मैंने ये, ठीक है, फंक्शन को। और इस तरह के फंक्शन को डिफाइन करने को बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये वाला मेथड है फंक्शन लिखने का, ये सिंटेक्स है, फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, अब बात आती है कि मैं इसको इन्वोक करूंगा बाद में कभी, तो कैसे इन्वोक करूंगा। तो इन्वोक करूंगा इसके नाम से, राइट, ऐड टू। ठीक है, अब इन्वोक किया, अब मतलब मुझे यूज करना है, तो अब यूज करना है मुझे इसको। अब वो क्या करता है कि दो वैल्यूज को ऐड करता है, वो दो वैल्यूज कौन सी ऐड करनी है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, राइट। मैं प्रोवाइड करूंगा। अब तक हमने क्या क्या देख लिया, कोड वगैरह देख लिया, हमने सिंटैक्स देख लिया, इन तीनों के बाद पैरामीटर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं आर्गुमेंट्स पे। आर्गुमेंट्स मतलब इन्वोक करते समय अगर वो कुछ वैल्यूज का इस्तेमाल करके मुझे दे रहा है तो मुझे उसको वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, राइट। तो वो मैं वैल्यूज प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर। तो सपोज मैंने 3,4 प्रोवाइड कर दिया। सो नाउ दी ये तीन और चार इसके आर्गुमेंट्स हैं, राइट। तो मैं आर्गुमेंट्स भी समझ में आ गया कि किस तरीके से आर्गुमेंट्स बाद में पैरामीटर्स की वैल्यू बन जाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मैं 3/4 मैंने इसमें यहाँ से डिफाइन कर दिया, उसको दे दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन कुछ काम नहीं किया 3/4 के रिलेटेड कि रिसीव नहीं कर रहा मैं यहाँ पे कुछ उसको। यहाँ पे उसको रिसीव करने के लिए भी मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने आर्गुमेंट्स मैं एक्सपेक्टेड है रिसीव करने के, क्योंकि मैंने दो के लिए बनाया है तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि दो रिसीव करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे रैंडमली अपनी मर्जी से कुछ भी नाम देके मतलब उतने ही बट नंबर देने हैं क्वांटिटी। एक्स वाई दे सकता था मैं यहाँ पे, या फिर मतलब कुछ भी दे सकता हूँ, जी एच, इट डजेंट मैटर कि क्या लिख रहे हो आप, बस आपको ही नाम है, आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपका नाम है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल दे सकते हो। ठीक है, तो बट ध्यान रखना कि जितने एक्सपेक्टेड है आपको, कि दो का इस्तेमाल करना है तो दो ही लूंगा, राइट। तो एक्स कोमा वाई दे दिया। अब इस एक्स वाई को मैं स्टोर करता हूँ ए और बी में। ठीक है, अब नाउ ए इज इक्वल टू एक्स हो गया एंड बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, फिर बाद में वो ए प्लस, ठीक है, एक्स स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, वाई हो जाएगा बी के अंदर स्टोर, ए प्लस बी होगा सी के अंदर स्टोर, फिर मैं रिटर्न कर दूंगा सी को। अब ये पूरा पूरा फंक्शन हमारा काम करेगा। ठीक है, हमने क्योंकि सब कुछ उसको दे दिया, रिटर्न वैल्यू फिर सी आ जाएगी। ठीक है, तो वो जो मैं कह रहा था कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है, तो ये जो अब एड 2,3,4 इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू का मतलब आंसर क्या बनेगा सी। ठीक है, मतलब ये इस पूरे वैल्यू मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसे बोलते हैं इन्वोकेशन, इसको बोल सकते हैं इन्वोकेशन एक्सप्रेशन, राइट। इसकी वैल्यू ये रिटर्न वैल्यू बन जाएगी, ये पूरा वैल्यूएट होगा सी में। ठीक है, अब इसका शॉर्ट मेथड बता देता हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि आप बार बार ये नए पैरामीटर्स डिफाइन करो, आपने जो यहाँ पे डिफाइन करे हैं ये भी एक तरीके के पैरामीटर्स ही हैं। ठीक है, तो आपको इनको नई जगह में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऐसे काम चलता है तो आप उसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, राइट। ए प्लस बी करने के बजाय यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर दो तो भी सेम बात पड़ेगी। ठीक है, अभी भी सेम वही काम होगा।
और शॉर्ट करना है आपको तो क्या करना है, रिटर्न सी करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो आपका जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई, तो अपने आप एक्स प्लस वाई करके उसको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, बट बेसिकली कह रहा हूँ कि छोटे से छोटा इतना छोटा मतलब सिंपल कर सकते हैं आपको, बट बड़ा फंक्शन जो होगा तो उसमें तो हो सकता ही है obviously। उनमें आप पैरामीटर्स डिफाइन करने की में भी इजी रहे, पैरामीटर्स डिफाइन करके और आसान भी रहे। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि अब जरूरी नहीं है कि मुझे हर बार रिटर्न करना ही है। अब ये फंक्शन इस तरीके का था जिसमें रिटर्न करने की मतलब सेंस बनती है कि मुझे अगर मैं 3 वैल्यूज मतलब ऐड कर रहा हूँ तो जो रिजल्ट आएगा मुझे वो रिटर्न करना है। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनको रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जिनमें रिटर्न करने की कोई सेंस नहीं बनती, वो बस मतलब जो कोड रन करा रहे हैं वो उसके अंदर जो भी ऊपर लाइंस ऑफ कोड है जिनमें कुछ मतलब कुछ भी हो रहा है जो भी हो रहा है उसमें, ठीक है, बस उनको रन ही कराना चाहते हैं, वो कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। वो आगे एग्जांपल दूंगा ऐसे, इसमें रिटर्न देने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन केसेस में ऐसा हो सकता है। बट जरूरी नहीं है आपको रिटर्न देना हर बार। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपको रिटर्न नहीं देना तो क्या करो, खाली छोड़ दो, या तो खाली छोड़ दो या रिटर्न अनडिफाइन कर दो। ठीक है, खाली छोड़ोगे तो भी वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट से अनडिफाइन ही रिटर्न करेगा। ठीक है, वरना रिटर्न अनडिफाइन कर दिया तब भी मैं मतलब बोल दिया मैंने उसको अनडिफाइन रिटर्न करने के लिए, तो भी हो जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे उसने रिटर्न पढ़ लिया मतलब वो बाहर आ जाएगा, फंक्शन से बाहर आ जाएगा। मतलब अगर मैंने रिटर्न अनडिफाइंड बीच में घुसा दिया ना अपने फंक्शन के, उसके बाद भी कुछ कोड लिखा हुआ है लेट समथिंग, तो वो मतलब इसको रीड ही नहीं करेगा, वो रिटर्न के बाद क्यों रीड करेगा। रिटर्न का मतलब ये होता है कि फंक्शन तोड़ के बाहर आ जाओ और ये वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे जहाँ पे भी इन्वोक हो रखा है उस हिसाब से उसकी वैल्यू कंसोल दे दो। ठीक है, बट अगर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया तो वो क्या करेगा, सारे का सारा पहले अंदर का कोड रीड करेगा पढ़ेगा और फिर लास्ट में आके अपने आप अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। बट मतलब क्या रिटर्न अनडिफाइन करने का, ठीक है, अगर रिटर्न अनडिफाइन कर रहा है तो मतलब क्या यूजलेस हो गया फंक्शन। तो यहाँ पे इसका वो अनडिफाइंड आ गया, मैंने कहा नहीं यूजलेस नहीं होता, वो जो अंदर उसने कोड रन करा है रिटर्न अनडिफाइंड पढ़ने से पहले वो भी कुछ काम कर सकता है। ठीक है, बट वो बात ये है कि वो कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं मे बी किसी वैल्यू में ऐड कर रहा है बट हमें वो वैल्यू नहीं रिटर्न करानी है। ठीक है ना, वो काम भी हो सकता है उसमें। मतलब सपोज मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ, मैंने बाहर एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है रिटर्न ऐड। ठीक है, ये एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, इसकी वैल्यू भी मैंने क्या किया है 0, राइट। फिर मैंने फंक्शन ऐड टू किया एक्स वाई और क्या किया बाहर से ऐड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो रिटर्न करा सकता हूँ ऐड को या फिर नहीं कराऊँ, तो भी कोई टेंशन नहीं क्योंकि ऐड पहले से ही बाहर पड़ा है, ऐड बाहर पहले से ही है। तो क्या होगा जब फंक्शन बाद में फंक्शन को कॉल कराऊंगा 3,4, ठीक है, तो 3 + 4 7 ऐड के अंदर स्टोर हो जाएगा, और क्योंकि ऐड फंक्शन से बाहर एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको बाहर से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट मतलब नेसेसरी नहीं है कि रिटर्न कराना ही कराना है। रिटर्न अनडिफाइन करूंगा तो भी मैं बाद में इन्वोक करने के बाद अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ऐड ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू 7 ही आएगी, राइट। बट डिफरेंस ये होगा कि मुझे इसमें 7 नहीं, इसका रिजल्ट 7 नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट अनडिफाइंड मिलेगा। लेकिन मैं रिटर्न ऐड कर दूं, अगर रिटर्न ऐड कर दूं तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं बजाय कि बाद में ऐड को करे सीधा मैं इस पूरी की पूरी वैल्यू को कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, सीधे डाल सकता हूँ क्योंकि पूरी वैल्यू ही इवेल्युएट होती है रिटर्न का जो वैल्यू है उसमें। ठीक है, पिछले केस में अनडिफाइंड पे वैल्यू हो रही थी तो उसमें मैं ये करता तो वहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो गया था। तो ये बस ये मैकेनिज्म क्या है इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, दिस वैल्यू वो इस एग्जांपल से नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो उन केसेस में एग्जिस्ट करता है जिसमें फंक्शन किसी और मेथड ऑब्जेक्ट के अंदर हो या किसी उसके अंदर हो। तो अभी ये तो हमारा खुला फंक्शन है तो इसके रूल्स क्या है, इसके 2-3 रूल होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको मेन मेन चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो था हाँ ये थी फंक्शन डिक्लेरेशन, कि मैंने किस तरह तो ये सिंटेक्स जो है भाई पहले फंक्शन लिखूं मैं फिर नाम करूं और फिर उसके बाद काम करूं, इसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें इसका क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है कि जब भी मैं फंक्शन इस तरीके से डिक्लेयर करता हूँ तो जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो सिस्टम के मतलब हमारे कोड के सबसे ऊपर जाके होस्ट हो जाती है।
ठीक है, इसे बोलते हैं होस्टिंग। सबसे ऊपर जाके टॉप पे जाके सबसे पहले होस्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर यहाँ किया था, राइट, फंक्शन डिफाइन मैंने यहाँ किया है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब सबसे टॉप पे जाके भी मैं ऐड 2 3 4 कर सकता था, जबकि उससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा फंक्शन। फंक्शन तो मैंने लिखा ही नाम, उसको यहाँ पे सारा काम यहाँ दिया है। बट फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय मतलब सिर्फ इसके पास होती है पावर कि अगर मैं इस तरह से बना रहा हूँ फंक्शन, तो वो सबसे ऊपर जाके होस्ट हो जाते हैं। मतलब आपकी चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप पूरा कोड लिखते हो तो इंटरप्रेटर सबसे पहली लाइन पढ़ने से पहले ये देखता है कि पूरे प्रोग्राम में फंक्शन कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर रखे हैं, इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर पढ़ा जाता है और उन सबको सबसे ऊपर रख लेता है वो। उसके बाद फिर कोड ऊपर से पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो ये एक खासियत होती है फंक्शन डिक्लेरेशन की। ठीक है, अगर आपने इसे डिक्लेयर किया हुआ है तो मैं इसका इस्तेमाल इससे पहले भी कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब पहले इस्तेमाल करो, बाद में डिक्लेयर कर देना, कोई टेंशन नहीं। तो ये था फंक्शन डिक्लेरेशन। अगली आता है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन काफी फर्क नहीं है डिक्लेरेशन में। मतलब क्या है इसका कि एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जिसमें फंक्शन को इस्तेमाल किया गया है अ, किसी और एक्सप्रेशन में। मतलब फंक्शन प्राइमरी हमारा फोकस नहीं है। वो जो पूरा मेरा फंक्शन की बॉडी है, मतलब पूरा फंक्शन है, वो किसी और कोड के लिए वर्क कर रहा है, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, फंक्शन मेन फोकस नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, सपोज मैंने ये किया, कांस्टेंट ऐड 3 इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है सबसे जनरल फंक्शन एक्सप्रेशंस का सिंटेक्स। क्या कि आप जो फंक्शन का आपको डिक्लेरेशन है मेरी, वो राइट हैंड साइड हो जाती है किसी इक्वल टू ऑपरेटर के। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर। तो इसमें मैंने क्या किया, जो मेरा पूरा फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है उस पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। राइट, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, मतलब एट थ्री के अंदर ही पूरा पूरा का पूरा फंक्शन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चीज ये काफी हद तक ऊपर ऊपर की जैसे सिमिलर ही है, और डिफरेंट इसमें क्या है, क्योंकि ये मेन फोकस नहीं रहा अब उसका। उसका मेन फोकस क्या रहा है, ये कॉन्स्टेंट एट थ्री। क्योंकि वो उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे अगर मैं कुछ ऐसे ही सिंपली कुछ भी डिक्लेयर करता, कॉन्स्टेंट एट फोर इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, उसको अब कुछ नहीं फर्क पड़ता कि इस एड कोड के अंदर कोई नंबर स्टोर है या कोई फंक्शन स्टोर है। ठीक है, क्योंकि उसको तो पहली दो लाइन ये समझ पढ़नी है, तो उसको उससे क्या डील करेगा। ठीक है, इंटरप्रेटर। इसमें क्या हो रहा था, सबसे पहले उसने फंक्शन कीवर्ड पढ़ा, फंक्शन कीवर्ड पढ़ा, साथ ही उसने उस पूरे फंक्शन को उठा के ऊपर होस्ट कर दिया। यहाँ पे उसने नहीं किया, यहाँ पे उसने क्योंकि कॉन्स्टेंट एड थ्री पहले पढ़ लिया, मतलब उसको रजिस्टर किया कि यहाँ पे फंक्शन नहीं है, तो इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। तो ठीक है, तो फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह यूज करते हो आप उसको, तो वो तभी वर्क करता है जब जहाँ पे उसको डिक्लेयर किया है। मतलब इसके बाद ही मैं एट थ्री का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इससे पहले नहीं इस्तेमाल कर सकता, जैसे नॉर्मल वेरिएबल के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, सिंटैक्स इसका थोड़ा अलग हो सकता है। अलग कैसे, मतलब इन द सेंस कि अब फंक्शन करने के बाद मैं उसका नाम देता हूँ, यहाँ पे मैंने उसका नाम नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ये उसके नाम की तरह ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे तो उसका नाम देना पड़ा क्योंकि फंक्शन फंक्शन तो सबका नाम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल का मुझे फंक्शन नाम देना पड़ता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप नाम दो या ना दो, क्योंकि मैं पहले ही किसी एक आइडेंटिफायर, जो कि ऑब्वियसली ये भी चीज यूनिक ही होगी, उसके अंदर उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये उस फंक्शन के नाम का काम कर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन के नाम का काम कर देगा। अभी आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको नाम अलग ये नाम देना चाहो तो दे सकते हो, वरना दे भी सकते हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसको नाम दे भी सकता हूँ। ठीक है, ये भी वैलिड सिंटेक्स है। बट इसमें थोड़ा वो होता है कि नाम इसका अभी भी ऐड थ्री है, नाम इस फंक्शन का ऐड थ्री है। ऐड फोर में जो नाम है वो इस फंक्शन बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे इस फंक्शन को ही फंक्शन बॉडी के अंदर इस तरीके से यूज करना हो तो मैं इस ऐड फोर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली कि ये जो ऐड फोर वेरिएबल है, ये इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, जैसे मेरे नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो ऐड बाकी पैरामीटर जो इसका डिफाइन करता हूँ वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा स्कोप और क्लोजर का बात आ जाती है, वो हमें वो भी हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन स्कोप और क्लोजर्स के बारे में। ठीक है, और बेसिकली फंक्शन एक्सप्रेशन का आप वो सुन लो। तो ये होता है फंक्शन एक्सप्रेशन, मतलब जिसमें फंक्शन हमारा प्राइमरी फोकस नहीं है, वो किसी और कोड के अंदर एक सॉर्ट ऑफ आ रहा है। ठीक है, सबसे कॉमन तो ये तरीका होता है कि मैंने इस तरीके से किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया।
फंक्शन एक्सप्रेशन के लेकिन और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ेंगे उससे पहले चलो थोड़े फंक्शंस के बारे में थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। आपको जब फंक्शंस का मतलब बेसिक सिंटेक्स समझ में आ गया है, तो थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं फंक्शंस के। फिर बाद में मैं एग्जांपल्स के तौर पे शायद समझा पाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने 3 फंक्शन डिफाइन किए हैं जिनका अलग अलग काम है। सबसे पहले फंक्शन का क्या काम है कि वो प्रिंट बेसिकली कॉपी क्रिएट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एक कॉपी क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, प्रिंट कर और मतलब उसको प्रिंट करा देता है, मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसको हर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को प्रिंट कराना है बेसिकली। तो अगर हर एक प्रॉपर्टी को प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, राइट। तो टेबल ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको चलाने के लिए फॉर इन लूप का इस्तेमाल करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन, तो मैंने तीनों ही डिक्लेरेशन के तौर पे किए हैं, मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन सिंटेक्स का इस्तेमाल किया है। फंक्शन नाम लिखा प्रिंट प्रॉप्स, मतलब प्रिंट प्रॉपर्टीज। इसका एक ही आर्गुमेंट है, जिस ओ मतलब जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके ऊपर ये लूप चलाता है। फॉर लेट पी इन ओ, मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को पी के अंदर डाला, कंसोल डॉट लॉग प्रॉपर्टी, ऊपर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, और ये मेरा टेम्पलेट स्ट्रिंग्स है, पता है आपको, जिसका मतलब स्ट्रिंग का लिखने टेम्पलेट डिटेल्स लिखने का तरीका है, जिसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, बट वो करने के लिए मुझे डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर मैं वेरिएबल डाल सकता हूँ, वेरिएबल हर एक लूप के हिसाब से वो जो भी वैल्यू है वो अटेंड कर लेगा। ठीक है, और ये मेरा प्रॉपर्टी कॉल करने का तरीका। ऑब्जेक्ट्स पढ़ा हो तो आपको अच्छा है, बढ़िया है। नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, आगे वाले फंक्शन में ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज, उनके लिए वेट कर लो। ठीक है, वरना जिन्होंने ऑब्जेक्ट्स पढ़ा तो उनको ये समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक कोई भी इसमें ऑब्जेक्ट देंगे, उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा देगा। सेकंड है कंप्यूट करना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2। मुझे इसके बीच में मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें मैंने कितने पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, इसमें मुझे आर्गुमेंट्स लेने पड़ेंगे 4, x1 y1 x2 y2, तुमने उसका नाम दे दिया। ठीक है, फिर मैंने बजाय कि ऐसे यूज करने के मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ इस पूरे के टर्म को, मैंने इसको इसमें स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा स्कोप का वो देख लो, स्कोप क्या बोल रहा था मैं, स्कोप का क्लोजर क्या है। अब ये मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए। ठीक है, डिफाइन किए यहाँ पे क्योंकि मैंने लेटर उसका इस्तेमाल किया, मतलब यहाँ पे सबसे पहली बार डिक्लेयर हो रहे हैं, इससे ऊपर नहीं थे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करे हैं, ये सिर्फ इसके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनका, और सिर्फ मैं डिक्लेयर इसलिए किए हैं कि इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और फिर मैंने यूज भी इनका इसके अंदर कर लिया। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अगर मैं बाहर इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो वो एग्जिस्ट नहीं करता डीएक्स। ठीक है, बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। कंसोल डॉट लॉग डीएक्स करूंगा तो वो बोल देगा कि अनडिफाइंड है, क्योंकि मैंने बाहर डिफाइन ही नहीं करा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है फंक्शंस की। ठीक है, कि ये एक सॉर्ट ऑफ अपने खुद के ब्लॉक स्कोप का काम करते हैं, मतलब अपने खुद की सॉर्ट ऑफ एक अलग सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर फंक्शंस रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं। ठीक है, तो और एक को इसका तरीका बताऊं तो, अगर आपको पता हो वेरिएबल्स के बारे में तो आपको ये पता होगा कि मैं सेम नाम के दो वेरिएबल्स नहीं बना सकता अपने कोड में। ठीक है, मतलब मैं सेम नाम के दो नहीं डिक्लेयर कर सकता, वो एरर क्रिएट कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल लेट सेम इज इक्वल टू 3 4। ठीक है, ये कर दिया मैंने, और अगर मैं ऐसे एक और डिक्लेयर करना चाहूँ तो वो नहीं काम करेगा, तो उसको एरर प्रोवाइड कर देगा कि ये तुमने सेम नाम के तुम नई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सेम जगह पे वो मैं बाद में सेम का इस्तेमाल करना चाहूँ तो उसको क्या पता कि फोर का मैं फोर बोल रहा हूँ कि फाइव बोल रहा हूँ, तो ये बोलता है कि नाम अलग अलग रखो। ठीक है, तो आप दो बार सेम वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते, बट हाँ, बट मैं इस एक्स को dx को एक को बार डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो और देखो एरर नहीं शो कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो एक जो लेट dx है वो इसको नहीं दिख रहा है, ये बाहर है ये अंदर है, राइट, ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है सिर्फ। ठीक है, बाहर वाले कोड्स को ये नहीं दिखता है, इसलिए मैं तो ये भी एक वो होती है कि ये अंदर डिक्लेयर किया हुआ है या बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, तो दोनों सेम लेवल पे नहीं है, एक एक उसके अंदर लेवल पे है।
ठीक है, तो ये बात इसे बोलते हैं, अब ये उसका स्कोप कहाँ तक सीमित है। ठीक है, तो इसका स्कोप सिर्फ इन्हीं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तक सीमित है। तो जो ऊपर बात बता रहा था कि जब मैं फंक्शन का नाम दे दूं ऐड फॉर, तो जो ऐड फॉर है ये भी इसी के अंदर तक सीमित रहेगा। बाद में अगर आपको बाहर कॉल करना है तो आपको ऐड थ्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फंक्शन समझ लो, एक्स वन वाई वन को मैंने एक्स टू माइनस एक्स वन को डीएक्स में स्टोर किया, वाई टू माइनस वन को डीवाई में स्टोर किया, फिर रिटर्न करा दिया अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये आपको अगर पता हो कि क्या होता है फॉर्मूला तो बढ़िया है, वरना मैं तो एसक्यूआरटी में फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। ये मतलब बेसिकली अंडर रूट है, अंडर रूट का काम कर रहा है। उसके अंदर मैंने क्या किया, डीएक्स था डीएक्स मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, वो आपका रिटर्न, और मैं रिटर्न वैल्यू उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, पूरा इसको रिटर्न कर दिया, फिर डिस्टेंस निकाल देगा। सेकंड फंक्शन है फैक्टोरियल फंक्शन, जो कि फैक्टोरियल निकालता है। फैक्टोरियल क्या होता है, एक्स फैक्टोरियल पता होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन मतलब फोर फैक्टोरियल होता है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, जब तक वन तक नहीं चलता तब तक मल्टीप्लाई करते रहो। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन है। नाम फैक्टोरियल क्या है, एक ही आर्गुमेंट लेगा एक टाइम में ये। ठीक है, और फिर उसको बार बार अपनी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने एक तरीके का इस्तेमाल किया जिसे बोलता है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शंस का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन जो कि अपने आप को ही दोबारा से कॉल करता है। ठीक है, फंक्शन के बॉडी के अंदर इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ, बट दिस टाइम उसका आर्गुमेंट चेंज है। ठीक है, क्योंकि दोबारा से उसी को कॉल करने का तो फायदा नहीं, वो तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। बट इस बार मैंने आर्गुमेंट चेंज किया है। ठीक है, तो इस फंक्शन को समझा कि क्या हुआ है। सपोज मैंने इसमें फाइव डाला। ठीक है, फाइव डाला, सबसे पहले मैं चेक करवा रहा हूँ कि जो डाल रहा हूँ मैं उसके अंदर वो वन है या उससे बड़ा है। क्योंकि सपोज मैंने वन डाला है तो वन का तो फैक्टोरियल वन क्या होता है, वन ही होता है। इनफैक्ट जीरो का भी वन ही होता है, तो वो उसका भी काम कर देगा। ठीक है, बट अगर वन से कोई बड़ी चीज है, सपोज फाइव है। ठीक है, तो फाइव पे बात तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, और ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब रिटर्न वन तो नहीं होगा, रिटर्न इस पे आ जाएगा। ठीक है, फाइव इस पे आ गया, फिर उसको क्या करेगा, फाइव स्टार फैक्टोरियल फाइव माइनस वन जिस फोर, फाइव स्टार फैक्टोरियल फोर। ठीक है, मतलब फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर करो, और फैक्टोरियल फोर क्या है, मतलब दोबारा से वो फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा। फिर गया वो अंदर, फिर फोर पे देखा उसने, फोर गया, मतलब फैक्टोरियल फोर की तो बात बात कर रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल फोर पे दोबारा वही चेंज चलेगी। फोर गया, फोर में ये भी फोर्स आ गया दोबारा से, फिर रिटर्न क्या करेगा, फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री, फिर थ्री करेगा, फिर टू करेगा, फिर एंड क्या बचेगा, वन। और वन के लिए फिर ये आ जाएगा, रिटर्न कर देगा वन, जिसपे चेन रुक जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिटर्न कराएगा एक्स फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन, और अपना मेरा काम हो जाएगा बेसिकली। जिसे बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो ये फंक्शन जिसका जो कि खुद को दोबारा से कॉल करवाता है। ठीक है, मतलब आप इसको सिर्फ एक बार कॉल करोगे, लेकिन ये जो चेन है पूरी वो अपने आप चल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन अपॉन योर आर्ग्यूमेंट। तो ये मेरे तीन फंक्शन है। ठीक है, ये तीनों फंक्शन, तो मेरे तीन फंक्शन है, और ये मैंने तीनों फंक्शन डिक्लेयर किया है फंक्शन डिक्लेरेशन से। अब आ जाते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन के तौर पे। मैं फंक्शन एक्सप्रेशन की कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने दिया हुआ है कांस्टेंट का इस्तेमाल करके, कि एक वेरिएबल को आप डिफाइन कर दो और उसको उसको साइन कर दो कांस्टेंट स्क्वायर, उसके बाद फंक्शन मतलब स्क्वायर करता है फंक्शन का, एक वेरिएबल का, फंक्शन एक्स रिटर्न एक्स स्टार एक्स। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, वेरिएबल में स्टोर किया। सेकंड में क्या किया मैंने, इसको एग्जांपल है नेम देके, नेम दिया हुआ है इसमें। तो नेम का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, मतलब नेम का जब इसका यूजर नहीं है बाहर, तो मैं नेम क्यों डिफाइन करूंगा। तो ऊपर ही पड़ा नेम का इस्तेमाल हो सकता है, आप कर सकते हो रिकर्जन के लिए, अगर आपको रिकर्सिव फंक्शन बनाना हो। तो मैंने यहाँ पे इसका नेम f2 भी है, फैक्ट नाम भी है, बट फैक्ट जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर मुझे इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कराना हो तो वहां पे उसलिए मैं फैक्ट का इस्तेमाल करूंगा, एक्स स्टार फैक्ट एक्स माइनस वन। बट अगर मुझे बाहर इसको कॉल कराऊंगा तो मैं फैक्ट टू का इस्तेमाल करूंगा। तो ये भी फैक्टोरियल फैक्टोरियल लेके आइए। हाँ, ये भी फैक्टोरियल है, बट फैक्टोरियल फंक्शन का सेम रिप्रेजेंटेशन है, बट एक्सप्रेशन के तौर पर। ठीक है, थर्ड, फंक्शन एक्सप्रेशंस कैन आल्सो बी यूज्ड एज आर्गुमेंट्स टू अदर फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशंस दूसरे फंक्शंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बाहर एक फंक्शन है सॉर्ट। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर
मैंने एक और फंक्शन डाला हुआ है, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मतलब सपोज आपने ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है जो कि एक फंक्शन के साथ डील करता है। ठीक है, तो आप एक फंक्शन को डिफाइन तो किया, तो उस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट की जगह आप एक और फंक्शन डालते हो, या एक फंक्शन का नाम डालते हो, वो उस फंक्शन के साथ डील करता है। तो उस फंक्शन के लिए वो फंक्शन का इस तरह का इस्तेमाल करना उसके लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है, उस फंक्शन के लिए, बाहर वाले फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अंदर फंक्शन डिफाइन किया उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए तो मैंने नाम भी नहीं दिया, क्योंकि इसके नाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका यहीं तक काम सीमित है। राइट। और फोर्थ हो सकता है, मैं इस चीज को भी मैं बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि इन चारों चीजों को मैं फंक्शन एक्सप्रेशन बोलूंगा, क्योंकि इन सब में फंक्शन जो है हमारा प्राइमरी फोकस नहीं है, जिस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट हो सकता है कि फंक्शन जहाँ पे आपने डिफाइन किया है वहीं पर आपने उसको कॉल कर दिया है, फंक्शन डिफाइन किया और साथ ही कॉल कर दिया। तो फंक्शन ये भी कर सकते हो आप, केस भी कर सकते हो, मैंने फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, उसके बाद साथ ही उसको कॉल कर दिया, मतलब यहाँ पे फंक्शन के नाम की जगह उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको उसको कॉल किया, मतलब साथ ही उसको उसका आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उस पूरी चीज को ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो इसमें भी मैंने ये काम कर दिया, स्टैंड स्क्वायर के अंदर उसकी रिटर्न वैल्यू स्टोर हो गया 100, इसका रिजल्ट आके स्टोर हो गया इसमें। मैं बाद में इस फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैंने नाम ही नहीं दिया उसको। तो ये भी एक्सप्रेशन का एग्जांपल हो, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा प्राइमरी फोकस फंक्शन के ऊपर नहीं है, मतलब फंक्शन पार्ट है पूरे लंबे कोड का। ये मेन बात होती है। तो ये थे फंक्शन डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन, दो तरीके फंक्शन डिक्लेयर करने के अब तक। और फंक्शन डिक्लेयर तो आपको समझ में आ गया होगा, और उसकी क्या मतलब वो होती है, मेन वो कि सबसे ऊपर होस्ट कर देता है वो। ठीक है, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं होस्ट करता, क्योंकि फंक्शन कीवर्ड सबसे सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड नहीं रीड करता। तो ये एक तरीका समझ सकते हो आप रिकॉग्नाइज करने का कि एक्सप्रेशन है डिक्लेरेशन है। अगर फंक्शन कीवर्ड सबसे पहले नहीं आ रहा तो मतलब वो डिक्लेरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर होस्ट नहीं कर रहा वो। ठीक है, मतलब इसके बाद अगर आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है स्क्वायर का, तो इसके बाद ही कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। ठीक है, अब सबसे मोस्ट कॉमन जो एक्सप्रेशन है आपको इसी केस में दिखेगा, इस तरीके से, इसमें या इसमें, मतलब मतलब नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करना है, ये दोनों चीजें, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी काफी कॉमन है, बट ये और भी कम कॉमन है। ठीक है, मतलब सबसे मेन आपको इसी पे ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं लास्ट पे, जिसे बोलते हैं एरो फंक्शंस। ठीक है, एरो फंक्शंस। तो डिक्लेरेशन के बाद एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन डिक्लेरेशन को और कंडेंस कर देता है और इजियर फॉर्म में डिफाइन करने का, बट एरो फंक्शंस उससे भी इजी है डिफाइन करने का। ठीक है, तो ये एक एक करके सिंटेक्स पढ़ते हैं एरो फंक्शंस के। सबसे पहला सिंटेक्स है ये, ध्यान से देखो क्या है। कांस्टेंट सम टू, मतलब एक आइडेंटिफायर दिया, उसके अंदर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया और वो कर दिया। तो मतलब बेसिकली चेंज ये है कि फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, राइट, बल्कि फंक्शन कीवर्ड की जगह एक चीज आ गई है जिसे बोलते हैं एरो सिंबल इज इक्वल टू ग्रेटर देन। ठीक है, ये सिंबल एरो सिंबल ये काम आ गया है। ठीक है, तो आपने पैरामीटर्स डाले किसी बार की तरह, उसको डाला सर्कुलर ब्रैकेट्स में, और फिर ये डाला, और फिर उसकी बॉडी लिखी, बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट भी आपने दिया, सब कुछ सेम है, बस आपको फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और बाकी बची नाम की बात, तो नाम का वही सेम कारण है कि जब आप नाम यहाँ पे डिफाइन कर ही रहे हो तो क्यों नया नाम दूंगा उसको। ठीक है, तो ये काम हो गया। बट अब आप बोलोगे ये तो ज्यादा फर्क नहीं है, उस फंक्शन कीवर्ड की जगह एरो आ गया, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है। ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? अगर आपकी रिटर्न स्टेटमेंट सिंगल है, मतलब सपोज आपकी फंक्शन बॉडी के अंदर आप डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हो, जैसे एग्जांपल है सम करना, एक्स वाई करना और एक्स प्लस वाई करके मुझे रिटर्न कराना है, जैसे मुझे और कुछ फालतू कोड नहीं लिखना, मतलब जो कोड की बॉडी है उसमें सबसे पहली लाइन है रिटर्न ही है। अगर पहली लाइन रिटर्न है आपकी, तो आप इस रिटर्न को ओमिट कर सकते हो और कर्ली ब्रैकेट्स को भी छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब कांस्टेंट सम 3 एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अपने आप वो एक्स प्लस वाई को रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू वैल्यू रिटर्न करनी है, मतलब कुछ और नई लाइन लिखनी, तो आप ये चीजें ओमिट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हो गया ना छोटा। दूसरा बात, अगर आपके पास सिर्फ एक आर्गुमेंट है, सिर्फ एक आर्गुमेंट है, तो आप आर्गुमेंट के बाहर के ब्रैकेट्स को भी ओमिट कर सकते हो, जैसे उसका ये एग्जांपल रहा। अगर सिर्फ एक आर्गुमेंट से डील कर रहे हो, ठीक है, तो आप बाहर के ब्रैकेट्स को भी ओमिट कर सकते हो, और वो इस पूरी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। लास्ट, बट अगर आपके पास एक भी आर्गुमेंट नहीं है तो आपको ब्रैकेट डालनी पड़ेगी।
ठीक है, सिर्फ एक आर्गुमेंट के लिए ओमिट कर सकते हो। अगर एक भी नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा ना कि फंक्शन स्टार्ट कहाँ से है यहाँ से। ठीक है, तो रो डालनी पड़ेगी आपको। बट ये देखो कितना छोटा फंक्शन है बेसिकली, कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है और डायरेक्टली 42 रिटर्न कर रहा है, ना आपको रिटर्न लिखने की जरूरत पड़ रही, ना फंक्शन लिखने की जरूरत है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एरर फंक्शन उसकी सबसे छोटी छोटी फॉर्म ये हो सकती है। इसे बोलता है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कुछ कांस्टेंट कुछ रिटर्न करा रहा है, मतलब बार बार ये फंक्शन 42 ही रिटर्न कराता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एरर फंक्शन। तो एरर फंक्शन की कुछ वो देख लेते हैं कि अ, गलत केसेस क्या हो सकते हैं। जो रिटर्न स्टेटमेंट की बात करी थी मैंने, उसको थोड़ा ध्यान रखना कि रिटर्न का ओमिट कहाँ कहाँ कर सकता हूँ मैं, कहाँ नहीं कर सकता। बेसिकली क्या है कि जो हमारी जो मैं वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू हो, उसको मैं आराम से मतलब आराम से जब भी इवेलुएट होगा, वो एक वैल्यू में इवेलुएट होगा, फिर मैं उसको रिटर्न करा सकता हूँ, तो वोमिट कर सकता हूँ। बट सपोज अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, देख रहे हो ना वैल्यू एक्स, तो मैं इसको नहीं खाली छोड़ूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाहर ही कर्ली ब्रैकेट्स बची हुई है, राइट। अगर मैं रिटर्न यहाँ पे ओमिट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, तो वो क्या पढ़ लेगा इसको, तो इसको कुछ और ही पढ़ लेगा, वो समझेगा फंक्शन की बॉडी दे रखी है मैंने, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने इन केसेस में मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि बॉडी कहाँ से शुरू हुआ है और जो वैल्यू मुझे रिटर्न करानी है वो कहाँ से शुरू हुआ है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये गुड रिप्रेजेंटेशन है, ये भी गुड है, ये भी सही है कि बाहर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, इससे भी उसको पता चल रहा है कि मुझे पूरी की पूरी चीज रिटर्न करनी है। ठीक है, बट यहाँ पे काम करने की कोशिश करी तो उसको थोड़ा ना पता कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक रिटर्न करने को बोल रहा हूँ। वो तो इसको ओरिजिनल वाली ब्रैकेट समझ लेगा, राइट। तो क्या पता यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक, ओरिजिनल वाली ब्रैकेट समझेगा उसको, उसके बाद देखेगा कि क्या वैल्यू ये क्या है, उसको तो बोल देगा तो कोई सिंटेक्स ही नहीं है, राइट। उसको तो बोल देगा तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, वैल्यूएट्स हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और लास्ट केस में अगला केस भी ऐसा ही सिमिलर, बस इसमें ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी थी, इसमें दो प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी है तो वो बिल्कुल ही सिंटेक्स एरर बोल देगा कि कोमा कैसे आ गया बॉडी के अंदर। उसको तो पता ही नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट है, उसको तो ये ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट्स की तरह रीड ही नहीं कर रहा है वो, जो इसको फंक्शन की बॉडी की तरह रीड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना। रिटर्न मतलब कहाँ पे ओमिट कर सकते हैं। अब अगर आपने एरे मेथड्स पढ़े हैं, पिछले वाले लेक्चर्स कुछ पिछली वाली वीडियोस देखी है, इससे पहले वाली, इसमें मैंने एरे मेथड्स के बारे में बताया, तो उसके बाद आपको आगे आने वाला थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें भी बताया था कि एरे फंक्शन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर मुझे फंक्शन एज एन आर्गुमेंट यूज करना हो या फंक्शन का एक्सप्रेशन में यूज करना हो, तो क्यों मैं बार बार उसका नाम डिफाइन करूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे छोटी मुझे सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट सिंटेक्स हो सकता है उसका इस्तेमाल करूंगा मैं। तो इसलिए ज्यादातर एरे मेथड्स में हम फंक्शन को डिफाइन करते समय एरो एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने दो एग्जांपल दिए हुए हैं फिल्टर और मैप फंक्शन का। तो पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फिल्टर करना चाहता हूँ मैं अपने एरे को कि उसमें से कोई नल वैल्यू हट जाए। ठीक है, तो मैंने एरे लिखा, उसके ऊपर डॉट फिल्टर लगाया मेथड, और ये फिल्टर मेथड जो है एक आर्गुमेंट एक फंक्शन लेता है, जो फंक्शन वो हर एक एलिमेंट के ऊपर लगाता है। तो मैंने इसके अंदर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एक्स एरो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि एक ही आर्गुमेंट था तो मैंने इसकी ब्रैकेट ओमिट कर दी। मैं चाहूँ तो ब्रैकेट लगा भी सकता हूँ यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ओमिट कर दिया और उसके बाद ये मैंने उस पर रन करा दिया, ये चीज वो रिटर्न कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न लिखूँ या ना लिखूँ तो भी एक ही बात है, या रिटर्न लिख दूंगा तो भी सेम काम बनेगा, और रिटर्न ना भी लिखूँ तो भी सेम ही बात पड़ेगी। ठीक है, तो वो फिल्टर कर देगा। नेक्स्ट में मैप का इस्तेमाल किया हुआ है, उसमें भी सेम मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एरो फंक्शन सिमिलर, रिटर्न ओमिट किया हुआ है क्योंकि सिंपल ये रिटर्न कराना है, और क्योंकि एक ही आर्गुमेंट है तो मैंने ब्रैकेट्स में ओमिट की हुई है। तो ये थे हमारे सिंपल तीन फंक्शन डिफाइन करने का तरीका। तो अब छोटी मोटी चीजें दो तीन है, और इन्वोकेशन मेन जो टॉपिक अपने को बाद में पढ़ना है, उससे पहले फटाफट वो खत्म कर लेता हूँ मैं। नेस्टेड फंक्शंस के बारे में हल्का पढ़ लेते हैं। नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन करना, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करना को बोलते हैं नेस्टेड फंक्शंस।
तो ये मैंने फंक्शन हाइपोटेन्यूस है, मतलब एक ट्रायंगल की दो लाइन लेके उस फंक्शन का हाइपोटेन्यूस निकालना है फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो नाम उसका हाइपोटेन्यूस दिया। इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन स्क्वायर रिटर्न, मतलब एक स्क्वायर फंक्शन डिफाइन किया जो कि एक वैल्यू लेके उसका स्क्वायर रिटर्न करता है। ठीक है, और फिर इस फंक्शन का इस्तेमाल किया मैंने रिटर्न करने के लिए, मैं तो स्क्वायर टी बजाय कि यहाँ पे a स्टार a प्लस b स्टार b लिखने के बजाय मैंने इस फंक्शन का इस्तेमाल किया। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस बेसिकली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो इसमें क्या हो रहा है। ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है बाद में स्क्वायर, ये मैंने डिफाइन इस फंक्शन के अंदर किया है डिफाइन, राइट। जैसे मैंने वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ मैं इस फंक्शन के अंदर, वैसे ये फंक्शन भी सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये फंक्शन बाहर नहीं एग्जिस्ट करता। तो अगर मैं बाहर स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा तो वो अनडिफाइंड बोल जाएगा, ये फंक्शन ही डिफाइन है बाहर, मुझे पता नहीं फंक्शन क्या है, क्योंकि उसको ये फंक्शन दिख नहीं रहा है। ये फंक्शन सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना नेस्टेड फंक्शन के बारे में। बट ये जो स्कोप का लेवल है ना, ये स्कोप का लेवल ऊपर से नीचे काम करता है, नीचे से ऊपर नहीं काम करता। ठीक है, मतलब ऊपर वाली चीज को नीचे का नहीं दिख रहा होता, बट नीचे वाली चीज को ऊपर का दिख रहा होता है। ठीक है, मतलब बाहर डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर नजर आते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन बाहर वाले वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे पहले किया था मैंने, बट अंदर वाले वेरिएबल्स का इस्तेमाल बाहर वाले फंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अंदर डिक्लेयर किए हुए चीजें बाहर वाले नहीं देख सकते, क्योंकि उनको ये दिख जाता है। बट बाहर वाले क्योंकि वो ग्लोबल होते हैं, उनका वो फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल ध्यान याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। हमने तीनों तरीके पढ़ लिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और नेस्टेड फंक्शन के बारे में पढ़ लिया।